पीएमडीजी क्लाउड चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज हम अपने क्लाउड ट्यूटोरियल सीरीज के लेक्चर 2 को डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आप सभी लोगों को नेटवर्क पोर्ट्स, आईपी वर्जन के एड्रेस फॉर्मेट, प्राइवेट आईपी, पब्लिक आईपी एंड इवन स्टैटिक आईपी क्या होते हैं उसके बारे में जानकारी दूंगा। साथ में ही डीएनएस क्या होता है और वेब होस्टिंग किसे कहते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि मैं अपने क्लाउड ट्यूटोरियल की सीरीज में सारी इन्फॉर्मेशन आपको बेस स्ट्रॉन्ग करने के पर्पज से दूंगा, ताकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नेटवर्किंग में आप सभी लोगों के काम आएंगी, ताकि आने वाले कल में जब हैंड्स ऑन करेंगे हम और क्लाउड के बारे में ज़्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, जब वर्चुअल मशीन वगैरह का क्रिएशन करेंगे तो आप सभी लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगे। आप जब वेब एप्लीकेशन का क्रिएशन करेंगे, उनकी जो होस्टिंग करेंगे वो चाहे क्लाउड पे करेंगे, ऑन प्रीमाइस पे करेंगे, ये ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपके हमेशा काम आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे दूं। मैं प्रशांत मालवी 2008 से आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं। एज़्योर क्लाउड में मैंने आर्किटेक्ट में सर्टिफिकेशन भी किया है, AZ303 एंड AZ304। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सन सर्टिफिकेशन भी किया हुआ है। आई हैव डन बीटेक फ्रॉम कंप्यूटर साइंस ब्रांच। आई हैव आल्सो डन पीजी डैक फ्रॉम सीटेक बैंगलोर। तो रेस्ट एश्योर आपको एक एक्सपीरियंस नॉलेज की इंफॉर्मेशन ही शेयर करेंगे, ताकि आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से इंफॉर्मेशन समझ में आए। सबसे पहले हम रिकैप करते हैं। लेक्चर 1 में जो हमने सीखा था, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को सीखा था, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल के बारे में सीखा था। हमने समझा था कि प्रोटोकॉल क्या होता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है कम्युनिकेशन करने में, एचटीटीपी एचटीटीपीएस की क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे वो सिक्योर कनेक्शन बनाता है, इंटरनेट और इंटरनेट के बारे में इंफॉर्मेशन सीखी थी हमने, और कैसे यूआरएल आईपी को मैप करता है। हमने ये भी समझा था कि क्लाउड एक तरीके से कलेक्शन ऑफ सर्वर्स ही है, वर्ल्ड वाइड इंटरनेट या इंटरनेट किसी पे भी है। तो कोई बहुत बड़ी टर्मिनोलॉजीज नहीं है क्लाउड, बट क्लाउड के यूसेज बहुत है। जब आप इतना बड़ा सर्वर का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड वाइड कर लेते हैं, तो आप चाहे स्टोरेज के लिए यूज़ करें, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को एज ए टेनेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन को दें, उसके बहुत एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं। हम सभी उसको डिस्कस करेंगे आने वाले कल में, पर सबसे पहले हम अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लें। तो चलिए नेटवर्क पोर्ट को समझने की कोशिश करते हैं। मैंने जैसे लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि अगर आप फॉर एन एग्जाम्पल www.abc.com को एंटर करते हैं तो उसकी मैपिंग आईपी से होती है, पर हर आईपी के करस्पॉन्डिंग जो रिक्वेस्ट हमारी आएगी, जैसे वेब एप्लीकेशन है, तो जो सर्वर रन होगा वो किसी न किसी पोर्ट पे रन हो रहा होगा। जैसे वेब एप्लीकेशन जो है वो 80 पोर्ट नंबर पे रहेगी, तो 80 पोर्ट नंबर बाय डिफॉल्ट है उसका इंटरनेट एप्लीकेशन के लिए, वेब एप्लीकेशन के लिए, लिसनिंग के लिए। तो वर्चुअल पॉइंट एक तरीके से है जो मतलब आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए बनाया गया है। जैसे आपने कंप्यूटर में फिजिकल पोर्ट देखे होंगे कैबिनेट के पीछे, जिसमें आप सीरियल्स, केबल्स या कम्युनिकेशन करने के लिए दो डिवाइसेस के बीच में वायर्स का कनेक्शन करते हैं। ठीक उसी प्रकार से आप नेटवर्क में कनेक्शन को समझ सकते हैं, वर्चुअल पॉइंट को। जो पोर्ट पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए बना हुआ है उस पर हम मेल का ट्रांसफर नहीं कर सकते, उसके लिए दूसरा प्रोटोकॉल होगा। तो हर प्रोटोकॉल एक स्पेसिफिक प्रोसेस या एप्लीकेशन के लिए बनाया गया है, जो कि आपस में कम्युनिकेशन ट्रैफिक के थ्रू कर सके। वेब पेज से रिलेटेड एप्लीकेशन उस पर्टिकुलर पोर्ट पे आएगी, ईमेल से रिलेटेड एप्लीकेशन जो रिक्वेस्ट आएगी वो किसी और पोर्ट पे आएगी। पोर्ट नंबर्स के बारे में समझते हैं। जो पोर्ट नंबर है उनकी रेंज एक्चुअली में 0 to 65353 तक है। उनमें से कुछ रिजर्व हैं जिनको आप यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते हैं, जैसे 0 to 1023 है, 0 to 1023 है, जिनका जो रिजर्व है ऑलरेडी, आप इनका यूसेज अपने एप्लीकेशन के लिए नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें रिजर्व कर दी गई हैं। जैसे आप ये देखिए HTTP के लिए TCP 80 जो पोर्ट है वो सेव कर दिया गया है। इसी प्रकार से HTTPS के यूसेज के लिए 443 को यूसेज के लिए सेव कर दिया गया है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि 80 के अलावा 80 या 80-90 पे भी मेरा लिसनिंग हो सके वेब एप्लीकेशन के, तो वो आप सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाके कर सकते हैं। जिस भी लैंग्वेज में आप डेवलपमेंट करते हैं वहाँ एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क होता है, उस फ्रेमवर्क में कुछ XML फाइल हो सकती हैं या फिर प्रॉपर्टी फाइल हो सकती हैं, जिसमें जाके आप पोर्ट चेंज कर सकते हैं लिसनिंग के लिए। आईपी एड्रेस फॉर्मेट देखिए, आईपी क्या होता है, आप चाहे प्रिंटर हो नेटवर्क से कनेक्टेड, आपका चाहे लैपटॉप हो, चाहे कंप्यूटर हो, सभी चीज़ों के लिए अगेंस्ट एक एड्रेस यूनिकली डिफाइंड होता है, जिसे हम आईपी एड्रेस कहते हैं। मैक एड्रेस इसको कंफ्यूज मत करिएगा, क्योंकि मैक एड्रेस देखिए जब शुरुआत में ही जो चिप ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्रीज होती हैं वो शुरुआत में एक लेबल दे देती है मैक को जो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, पर आईपी एड्रेस नेटवर्क से रिलेटेड होता है, ये लॉजिकल एड्रेस होता है, ये चेंज भी हो सकता है
और जो मैक एड्रेस है वो कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो दो फॉर्मेट हैं इसके, एक वर्जन 4 वर्जन 6। स्टार्टिंग में जब ये बनाया गया था तो जैसे कि आप देखें 192.168.5.18 4 नंबर्स इसमें आते हैं, हर एक नंबर 8 बिट लेता है, इसलिए 32 बिट का IP एड्रेस कहते हैं। जैसे जैसे हमारी डिमांड बढ़ती चली गई, ऐसे लगने लगा कि आने वाले कल में हो सकता है ये 4 डिजिट की इन्फॉर्मेशन जो IP के फॉर्मेट में हम लोग देते हैं ये फुलफिल हो सकती है। इसके लिए IP वर्जन 6 बनाया गया, जिसमें आप देखिए 128 बिट तक IP एड्रेस आ सकते हैं। ठीक है, तो ये IP वर्जन 4 एंड IP वर्जन 6 फॉर्मेट है। उसके अलावा प्राइवेट एंड पब्लिक की इन्फॉर्मेशन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, प्राइवेट IP आपका इंटरनेट में होगा, जो आपका पर्टिकुलर प्राइवेट नेटवर्क होगा उसमें प्राइवेट IP होगा जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है आपके लैपटॉप को, प्रिंटर को। और पब्लिक IP जब आप ग्लोबली जाते हैं इंटरनेट में कनेक्टिविटी के लिए, ये आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा दिया जाता है, जिसके थ्रू ये डिफाइंड होता है कि आपको कहाँ पे पब्लिकली किस सर्वर या किस क्लाइंट से कनेक्ट करना है। तो ये इन्फॉर्मेशन होती है प्राइवेट और पब्लिक IP के लिए। देखिए, प्राइवेट IP आपके इंटरनल नेटवर्क में होती है तो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, पर पब्लिक IP के लिए आपको कुछ ना कुछ कॉस्ट देनी पड़ती है। लोकेशन एंड रेंज वाइज के एग्जांपल्स मैंने दिए हुए हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं प्राइवेट IP और पब्लिक IP से एड्रेस के लिए। आपने स्टैटिक IP के बारे में भी सुना होगा। देखिए, जो IP मैंने बोला अभी, ये एक फॉलो करता है प्रोटोकॉल, डायनेमिक होस्ट DHCP प्रोटोकॉल को फॉलो करता है, जिसके थ्रू उसकी डायनेमिकली मतलब रैंडम नंबर पे जनरेशन के बेसिस पे IP कुछ रेंज जो डिफाइंड है ऑलरेडी, उसके बीच में कुछ ना कुछ IP एलोकेट कर दी जाती है। ये चेंज हो सकती है कभी भी, लेकिन जो स्टैटिक IP होती है वो चेंज नहीं होती है और उसकी कॉस्ट भी इसीलिए ज़्यादा होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन इन जनरल क्या करती है, एक स्टैटिक IP ले लेती है अपने URL से रिलेटेड, ताकि हमेशा मैपिंग उस पर हो जाए, और उसके बाद वो जो डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, डायनेमिक IPs का एलोकेशन करना होता है किसी भी कंप्यूटर या पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के लिए, प्रिंटर्स या जो भी है आप डिवाइस कनेक्ट करते हैं इंटरनेट में, उन सभी के लिए आप DHCP का यूज़ करके डायनेमिकली IP को असाइन कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कुछ पोर्ट ओपनिंग करनी होती है दो इम्पॉर्टेंट डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए, तभी भी हम स्टैटिक IP का यूसेज करते हैं, क्योंकि अगर डायनेमिकली IP यूसेज चेंज होता रहेगा और हमने फायरवॉल में कुछ सेटिंग कर रखी है तो वो वर्क नहीं करेगी। सर्वर्स को समझते हैं। पिछली एप्लीकेशन में मैंने क्लियरली आप लोगों को समझाया था कि सर्वर क्या होता है, क्लाइंट क्या होता है, पर कुछ कन्फ्यूजन लोगों में ये था कि वेब और एप्लीकेशन सर्वर्स में क्या अंतर होता है। तो देखिए, वेब सर्वर आपका, जैसे मैंने पहले बताया था, सर्वर पे जब आप रिक्वेस्ट करते हैं सबसे पहले वो स्टैटिक फाइल को सर्च करने की कोशिश करता है, अगर वो मिल जाती है तो उसको रिटर्न कर देता है। तो ऐसे कोई भी सर्वर होंगे वो वेब सर्वर होंगे। लेकिन अगर आप डायनेमिकली कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं कि इस लॉगिन पेज के बेसिस पे ये रिटर्न होना चाहिए रिजल्ट, या कुछ इंफॉर्मेशन रन टाइम पे आप चेंज करना चाहते हैं डायनेमिकली, उसके लिए आपको अलग से सॉफ्टवेयर लिखने पड़ेंगे जो कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हो सकते हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जावा में लिखते हैं तो आपको इस पर्टिकुलर JBoss सर्वर या जावा के जो सर्वर्स होंगे उस पर रन करनी होंगी एप्लीकेशंस। तो जब वो स्पेसिफिक चीज़ आ जाती है तो आपका सर्वर वेब सर्वर से कन्वर्ट होकर एप्लीकेशन सर्वर कहलाने लगता है, क्योंकि वेब सर्वर की सारी इंपॉर्टेंट वो तो चीज़ें वो सर्व करेगा ही करेगा, लेकिन आपके लॉजिक के बेसिस में भी एप्लीकेशन को सर्व करेगा। तो इन जनरल ये जो जैसे आप डायग्राम देख रहे हैं, मोस्टली आज के ज़माने में क्या होता है, वेब सर्वर को एज अ लोड बैलेंसर भी यूज़ कर लेते हैं। वेब सर्वर ये डिसाइड करता है कि किस एप्लीकेशन सर्वर को कनेक्ट करना है, तो एज अ लेयर हो जाती है, बीच में फायरवॉल की सिक्योरिटी लेयर लगा देते हैं। और डाटाबेस सर्वर भी एक होता है जिसमें डाटाबेस आप स्टोर करते हैं और डाटाबेस की इंफॉर्मेशन फेच करते हैं। तो सर्वर वही हुआ जिसमें आप जिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को सर्व करके वापस दे रहे हैं क्लाइंट को, उस टाइप का वो सर्वर हो जाएगा। चलिए समझते हैं DNS और वेब होस्टिंग क्या होती है। देखिए, मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि हर URL एक यूनिक IP एड्रेस के साथ में असाइन होगा, और वो यूनिक IP किसी न किसी कंप्यूटर्स की होगी जिसमें एक सर्वर आपने इंस्टॉल किया होगा, और सर्वर का काम होगा आपकी पर्टिकुलर क्लाइंट से जो रिक्वेस्ट आएगी उसको रिटर्न करना। तो DNS एक होता है डोमेन नेम सर्च आप कह सकते हैं। इसमें ये क्या करता है, जैसे मैंने आपको बताया था www.abc.com है, तो हर किसी सर्वर पे देखिए हर किसी सर्वर पे बहुत सी एप्लीकेशन डिप्लॉय हो सकती हैं। हर एप्लीकेशन को कॉलिंग करने के लिए, उसके इंटरनली स्ट्रक्चर में जाने के लिए आप उस एप्लीकेशन का जो फोल्डर बनाते हैं उस सर्वर पे, उसे ही हम डोमेन कहते हैं। जैसे तो आपने जैसे मान लीजिए www.abc.com को सर्च किया, तो ABC यहाँ पे डोमेन है,
इसके अंदर जाके जो /index.html आप करेंगे www.abc.com/index.html, वो index.html को सर्च करेगा। तो जो DNS होता है एक तरीके से वो डोमेन नेम सर्च मतलब सर्च इंजन आप समझ लीजिए। सबसे पहले ये कई कैशेस को सर्च करता है, जब उसमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है तभी ये क्वेरी आपकी ISP से करता है। जैसे अगर ब्राउज़र के कैशे में ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है तो वो वहाँ से रिटर्न कर देगा इन्फॉर्मेशन। फिर वो ऑपरेटिंग सिस्टम का भी कैशे होता है, रूटर का भी कैशे होता है, ISP का भी कैशेस होता है। जब इन सारे कैशे में इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तभी वो क्वेरी करेगा। तो ये होता है DNS। वेब होस्टिंग, आप जब आपकी एप्लीकेशन बन जाती है तो आपको एप्लीकेशन कहीं ना कहीं, मैंने बोला ना कि सर्वर पे आपको डिप्लॉय करनी पड़ेगी। वो जो सर्वर है वो आपका ऑन प्रीमाइस भी हो सकता है, क्लाउड भी हो सकता है। ऑन प्रीमाइस आपने खुद के कई ढेर सारे डेडिकेटेड सर्वर बना रखे हैं, आपने हार्डवेयर्स वगैरह सब खरीदे हुए हैं अपने प्रीमाइस के अंदर, और उनको आपने होस्टिंग के लिए, यूसेज के लिए आपने कोई भी वेब एप्लीकेशन वगैरह वहाँ पे इंस्टॉल करके आपका डिप्लॉय कर सकता है और उसकी मैपिंग URL के साथ होकर कनेक्टिविटी कर सकता है। यही चीज़ अगर आप डिप्लॉयमेंट जो हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड्स में सर्वर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, चाहे गूगल ने, चाहे माइक्रोसॉफ्ट ने, चाहे AWS अमेजॉन ने, तो उन सब पे करेंगे तो आपका डिप्लॉयमेंट वो क्लाउड पे हो जाएगा। जब हम पहले होस्टिंग करते थे ऑन प्रीमाइस वगैरह में तो एक आपको cPanel मिलता था। इस cPanel का यूसेज करके आप चाहे तो साइट पब्लिश करें, चाहे फाइल जो अपलोड करना है वो कर सकते हैं, डाटाबेस क्रिएशन कर सकते हैं। वही सारी इन्फॉर्मेशन आज के टाइम पे अगर आप क्लाउड में करेंगे होस्टिंग वगैरह, तो क्लाउड में भी आपको वही पोर्टल की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो कोई देखिए ज़्यादा डिफरेंस इसमें नहीं हो रहा है। आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो यूसेज एडवांटेजेस हो रहे हैं वो मैं अगली स्लाइड में बताऊंगा आपको कि हमें क्यों क्लाउड को यूज़ करना चाहिए, क्यों ये ऑन प्रीमाइस से ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है आज के टाइम पे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन एक बेसिक तरीके से थी आपका बेस बनाने के लिए। हम क्लाउड में गो थ्रू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा डिटेल में। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप चाहे जब भी मुझे मेल कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।